नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी का जो है क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब रहेगा। और आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो एडिटोरिया का सेट चल रहा है, इसमें टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहता है। और उसके साथ साथ आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देता हूँ इंपॉर्टेंट सब, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। तो हम लोग ने लगभग 49 जो हम लोग वीडियो कवर कर लिए, 49 सेट का यहाँ पर वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। और ये हमारा 50वां वीडियो होगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम ग्रुप का। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को टोटल पीडीएफ मिल जाएगा, और इस वीडियो का भी पीडीएफ वहाँ पर डाल दूँगा। तो आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं वहाँ से। और पीडीएफ ज़रूरी भी है बाद में रिवीजन के लिए। आप लोग बार बार वीडियो थोड़े ना देखिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो उसमें बताया गया उसको आप रिवीजन के लिए कम टाइम में पीडीएफ देख सकते हैं। तो पीडीएफ आप लोग के लिए भी ज़रूरी है, तो पीडीएफ वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बात यहाँ पर आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा जीके जीएस। और अगर जो वो यहाँ पर पीडीएफ में समझ में ना आए, वो आप लोग फिर से आकर देख सकते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, 50 वीडियो हो जाएगा, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। और सभी को आप लोग एक साइड से देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएँ और क्वालिफाई करें एग्ज़ाम को। तो क्योंकि वहाँ पर आप लोग को सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लगभग आप लोग जानते हैं कि 50 वीडियो है, तो उसमें प्रत्येक वीडियो में 75 क्वेश्चन किए हुए हैं जीके जीएस का। तो आप लोग समझ सकते हैं 75 गुना 50 कितना होता है। उतना क्वेश्चन आप लोग को कवर कर दिया गया है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताता हूँ उसको जोड़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर फर्स्ट सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो पृथक निर्वाचन मंडल जो मुसलमानों के लिए की गई थी, वो कब की गई थी ये बताना, या किस अधिनियम के तहत की गई थी ये बताना। तो सबसे आप लोग को पहले बता दूं कि जो हमारा मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में, अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। ये मुस्लिम लीग का, जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसी प्रकार मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, जो जिसको हम लोग बोलते हैं अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। तो उसी के तहत जो है ये इसमें क्या किया था, मांग किया गया था पृथक निर्वाचन मंडल का। तो वो जो पूरा हो गया इसका 1909 के मार्लो मिंटेज सुधार के अधिनियम से इसका पूरा हो गया क्या, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसका मांग जो की गई थी वो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में ही की गई थी, जो कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। तो उसी के तहत 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। उसी के तहत क्या हो गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथक निर्वाचन मंडल। बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ए का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ही हमारा जो आईपीसी का धारा बनाया गया वो इसी के तहत बनाया गया। आईपीसी का धारा आप लोग थाना में देखते होंगे, वहाँ पर यूज किया जाता है। स्टेशन जो हमारा पुलिस स्टेशन जो वहाँ पर है, वहाँ पर जो दरोगा वगैरह रहते हैं, वो आईपीसी का धारा कहीं यूज करते हैं कि कौन सा आईपीसी धारा कहाँ लगेगा। तो वो जो धारा बनाया गया वो 1861 के अधिनियम के तहत ही बनाया गया है। उसके बाद बात करें हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम का, तो आप लोग याद रखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं। और बात करें यहाँ पर तो 1919 के अधिनियम के तहत ही राज्यों में द्वैत शासन लगाया गया था। तो राज्यों में द्वैत शासन जो लगाया गया था वो किसके तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही लगाया गया था। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, तो आप लोग याद रखिएगा जो कि 1919 में जो लगाया गया था राज्यों में द्वैत शासन, इसमें क्या किया गया कि जो राज्यों से द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। और आप लोग याद रखिए कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपने संविधान का ब्लूप्रिंट। संविधान का ब्लूप्रिंट जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिए कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को जितना भी नियम शर्तें था उसका लगभग 90% 80% जो भारतीय संविधान में अपनाया गया है। इसीलिए जो हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1935 को अपने संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप लोग आशा करता हूँ ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और डिटेल्स में भी समझाया हूँ।
प्रत्येक ऑप्शन को। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है आप लोग को प्रश्न संख्या 2 में क्या कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो विधि का शासन अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो ये जो है गलत है। आप लोग को याद रखिएगा, विधि का शासन जो अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है बल्कि इसको लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारा विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर है राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति, तो राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति यहाँ पर दिया गया है कनाडाई संविधान, तो ये भी गलत है। तो याद रखिए आप लोग, राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया, तो जो आप लोग को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो हमारा सदन है उसका संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है, बुलाने के बात होगा तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अध्यक्षता करेंगे अध्यक्ष और बुलाने का काम करेंगे राष्ट्रपति जी। और ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 108 जो हमारा उसी में संयुक्त बैठक का जिक्र है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिया गया कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया, ये सही दिया गया यहाँ पर। और समानता बंधुता आप लोग याद रखिए, 3 प्रकार का, जो एक समानता हो गया, बंधुता हो गया और एक स्वतंत्रता हो गया, ये 3 शब्द जब फ्रांसीसी के संविधान से लिया गया, तो ये भी सही है। और एक आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा 3 प्रकार का न्याय होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, तो वो आप लोग याद रखिए रूस से लिया गया। और इस तीनों न्याय का जिक्र कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिए हमारा जो प्रस्तावना है वहीं पर जिक्र किया गया है इस तीनों न्याय। और आप लोग याद रखिए कि प्रस्तावना जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से संविधान से लिया गया। प्रस्तावना जो हमारा यहाँ पर है, जो वो संविधान किसके संविधान से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा 3 और 4 हमारा यहाँ पर सही दिया गया था, बाकी बाद दोनों कथन गलत दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना प्रश्न संख्या 3, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना की कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61, ये सही दिया गया है। ठीक है, तो मिलान दिया गया है, तो ये का ये ही हो जाएगा, क्योंकि ये महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाने की प्रक्रिया है उसका जिक्र आर्टिकल 61 में है। और आप लोग को राष्ट्रपति पर अगर सारा आर्टिकल जानना है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, इस चैनल पे मिल जाएगा। उस सारा ट्रिक के द्वारा समझाया हूँ कि राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी आर्टिकल है सभी को ट्रिक के द्वारा समझा दिया, और राज्यपाल से संबंधित भी है और उपराष्ट्रपति से संबंधित भी। टोटल आप लोग को ट्रिक के द्वारा आर्टिकल मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को भी। और यहाँ पर आप लोग आई बटन में भी दे दूंगा, ऊपर में आई बटन दिखेगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, ये भी सही है। आर्टिकल 72 में क्या चीज़ है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। और यहाँ पर हमारा जो भारत का महान्यायवादी है इसका जिक्र आर्टिकल 76 में है, ये भी सही है। और संसद का सत्र या सत्रावसान तथा भंग करना, इसका जिक्र जो आर्टिकल 85 में, तो ये भी मिलान किया हुआ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें जिसके भारत का न्यायवादी हो गया वो आर्टिकल 76 में, उसी प्रकार जो हमारा आर्टिकल 165 होता है, आर्टिकल 165 में किसका जिक्र है, तो महाअधिवक्ता का जिक्र है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और जो हमारा महाअधिवक्ता है जिसका जिक्र आर्टिकल 165 में है उसको बोलते हैं इंग्लिश में एडवोकेट जनरल। और जैसे कि यहाँ पर क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति आर्टिकल 72 में है, उसी प्रकार राज्यपाल का जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 161 में है। तो यहाँ पर आप लोग इतना क्वेश्चन याद रख सकते हैं इस प्रश्न से। अगला प्रश्न पर आता है प्रश्न संख्या 4, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है वो 500 होते हैं, और न्यूनतम सीटों की संख्या जो होता है वो 60 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 500 सीट होता है और न्यूनतम 60 सीट हो सकता है विधानसभा में। और जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा यूपी है, तो अभी जो हमारा देश में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में ही है। और वो कितना है, तो आप लोग याद रखें 403 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में, और ये अपने देश में सबसे अधिक राज्य हमारा
सभी राज्यों में से सबसे अधिक है वो यूपी में ही सीट की संख्या है विधानसभा में 403 है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को बताया कुछ 60 से न्यूनतम सीट नहीं हो सकता है विधानसभा में, लेकिन कुछ राज्य ऐसा है जिसमें कि 60 से कम भी सीट है। तो वो जो सीट जो का जिक्र जो है वहाँ पर किया गया है, वो अगर कह सकते हैं कि अगर कम आबादी हो राज्य में या फिर आकार में छोटे राज्य हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर 60 से कम सीट भी वहाँ पर लिया जाता है। तो जैसे कि हमारा हो गया एक गोवा राज्य हमारा है, यहाँ पर जो विधानसभा की सीट की संख्या है वो मात्र 40 है। उसी प्रकार अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो विधानसभा सीट की संख्या है वो मात्र 32 है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 60 बताया हूँ तो 60 से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर गोवा और सिक्किम एग्जाम्पल में दे दिया हूँ कि गोवा में 40 सीट है विधानसभा को और सिक्किम में 32 ही सीट है विधानसभा का। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो है ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 5। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही निर्वाचन आयोग के बारे में ये यहाँ पर हम लोग को बताना है। तो हमारा यहाँ पर पहला जो यहाँ पर कथन है कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो ये बात सही है। हमारा जो हमारा भाग 15 है संविधान का, उसमें निर्वाचन आयोग का जिक्र है और आर्टिकल जो हमारा 324 से 329 तक है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। और यहाँ पर हमारा जो तीसरा कथन है इसमें कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। तो ये भी सही है, प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, बल्कि नियुक्ति जो करता है मुख्य चुनाव आयुक्त का, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, लेकिन उसके प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण नहीं करता है। ये बात सही कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य जो हमारा यहाँ पर है वो 6 वर्षों की अवधि तथा 62 वर्ष की उम्र दोनों में से पहले जो हो उसके लिए पद धारण करते हैं। तो यहाँ पर ये बात गलत दिया गया। तो ये 6 वर्ष का अवधि ये तो सही दिया गया, लेकिन जो हमारा उम्र होता है वो 62 वर्ष ना होकर कितना वर्ष होता है, 65 वर्ष होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कथन गलत हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाए प्रश्न संख्या 6। इसमें लोगों को पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो भेजा जाता है विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए वो आर्टिकल 111 से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर अगर हम लोग अनुच्छेद 106 का, तो इसमें क्या जिक्र है, तो आप लोग याद रखिएगा कि संसद के सदस्यों के जो वेतन और भत्ते हैं उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 106 में। तो आप लोग याद रखिएगा 106 में क्या है कि संसद जो हमारा है उसके सदस्यों के वेतन और भत्ते का जिक्र जो वो आर्टिकल 106 में है। और 109 जो आर्टिकल अपना यहाँ पर है इसमें क्या है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का जिक्र जो है वो आर्टिकल 119 में है, सॉरी 109 में है। और धन विधेयक का जो जिक्र है वो आर्टिकल 110 में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें अनुच्छेद 121 है। 121 में क्या जिक्र है, तो संसद में चर्चा पर निबंधन। तो संसद में चर्चा पर निबंधन से संबंधित आर्टिकल हमारा 121 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर है प्रश्न संख्या 7। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, इनमें से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पर पहला कथन है ये है कि यह समितियाँ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ये तो हमारा सही हो गया। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करता था। ये भी सही है, हमारा यही काम है, संसद समिति का ये काम है। उसके बाद यहाँ पर कि समितियाँ केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती थी, ये गलत दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन, ये समितियाँ सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती थी, ये सही है। तो हमारा यहाँ पर कथन सी जो है वो गलत दिया गया है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि समितियाँ केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहते हैं, ये गलत दिया है। इसका जो सही आंसर होगा, याद रखिए समितियों का सदन का अधिवेशन जो है वो अधिवेशन अगर हो या भी नहीं हो तो दोनों स्थितियों में ये कार्यरत रहती है। यहाँ पर दिया है केवल सदन का अधिवेशन का समय, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर अधिवेशन ना भी हो तो भी क्या होता है, ये कार्यरत रहता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर है प्रश्न संख्या 8। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा अनुसूची है
सबसे पहले बता दूं, पहला अनुसूची जो है उसमें जिक्र है हमारा जो 28 राज्य है और कितना यूटी है, 8 यूटी है। 28 राज्य और जो हमारा 8 यूटी है उसका जिक्र है वो अनुसूची 1 में है। उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरी अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है विभिन्न पदाधिकारियों जो हमारा पदाधिकारियाँ हैं उसका वेतन एवं भत्ते का जिक्र है। किसमें, अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में क्या है, वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तीसरी अनुसूची जो वो शपथ से संबंधित है। आप यहाँ पर देखिए, इसको ट्रिक से बड़ा समझते हैं। शपथ जो हमारा, इसमें देखिए 3 शब्द है, सो पो थो शपथ, 3 शब्द है। तो ये हमारा शपथ तीसरी अनुसूची में जिक्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथी अनुसूची यहाँ पर है, तो चौथी अनुसूची में जो है हमारा राज्यसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व, इसी का जिक्र है। राज्यसभा की सीटों का जिक्र जब वो चौथी अनुसूची में है, तो ये हमारा भी कथन सही है। तो हमारा ये तीनों कथन सही। उसके बाद यहाँ पर हमारा पश्चिमी जो हमारा चौथा कथन है, चौथा ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। तो ये हमारा गलत दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, अब इसको समझिए कि हमारा 5वीं अनुसूची में जो जिक्र है वो ST/SC का जिक्र है, ठीक है। तो ST/SC से संबंधित जो हमारा अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची है। लेकिन हमारा जो ये वाला पोर्शन दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर 4 राज्यों का जो जिक्र किया गया है वो अनुसूची 6 में जिक्र किया गया, ठीक है। तो अनुसूची 6 में इसका जिक्र है और अनुसूची 5 में ये है। तो ये मिलान गलत दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसका जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 10, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 10 में क्या कि 10 यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 में हमला यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता जब वो किससे संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता जब वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आदि ऐतिहासिक युग से ही संबंधित हमारा सिंधु सभ्यता। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग कि एक साइड में वैदिक नदियाँ दिया है, दूसरे साइड में आधुनिक नाम दिया गया, इसको मिलान करना है। तो जो हमारा कुंभा है किस नदी का नाम है तो कुंभा का जो आधुनिक नाम हो जाएगा वो काबुल हो जाएगा। और पुरुषनी नदी जो है हमारा, इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। और सदानीरा का आधुनिक नाम हो गया गंडक नदी। और सतुद्री जो है वो सतलज नदी का आधुनिक नाम है। यहाँ पर मिलान करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मिलान कर सकते हैं। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वैदिक नदियाँ और इसका आधुनिक नाम क्या है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर है प्रश्न संख्या 12। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12 में कि बौद्ध ग्रंथ है उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना। एक साइड में आप लोग का ग्रंथ है और दूसरे साइड में रचनाकार है। तो यहाँ पर मिलिंद पन्हो की बात करें तो मिलिंद पन्हो की रचना जो वो नागसेन के द्वारा किया गया, ये सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर है माध्यमिका कारिका, तो इसका रचनाकार कौन है। तो माध्यमिका कारिका के जो रचनाकार है वो नागार्जुन है, ये भी सही है। और अभिधम घोष की रचनाकर्ता कौन है, तो अभिधम कोश की रचनाकर्ता है वो वसुबंधु है, ये भी सही है। और यहाँ पर जो हमारा आ जाता है विशुद्धि मार्ग का जो रचनाकार है वो अश्वघोष नहीं होकर वो बुद्ध घोष है। तो यहाँ पर ये हमारा कथन दिया गया, गलत दिया गया है कि विशुद्धि मार्ग का जो रचनाकार है वो कौन है, याद रखिएगा ये बुद्ध घोष है। ये विशुद्धि मार्ग का जो रचनाकार है वो बुद्ध घोष हो जाएगा। लेकिन अश्वघोष की रचना की बात करें तो इसका रचना एक है, आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र जो रचित है वो इसी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, तो ये आप लोग याद रखिए बुद्ध चरित्र जो है ये अश्वघोष के द्वारा ही रचित है। और बुद्ध घोष के द्वारा रचित जो हमारा यहाँ पर है वो विशुद्धि मार्ग है। तो यहाँ पर हमारा कथन जो है वो डी गलत दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा जा रहा है किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो उसका उद्देश्य जो है वो हिंदुओं को सजा देना था। तो ये किसका मानना था, आप लोग याद रखिए, ये जो मानना था वो जियाउद्दीन बर्नी का मानना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी का ही मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य जो है वो हिंदुओं को सजा देना है। ये किसका मानना था, जियाउद्दीन बर्नी का मानना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तक का तो आप लोग याद रखिएगा
जो हमारा यहाँ पर है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक जो है ये किसका है, तो आप लोग याद रखिएगा जलालुद्दीन बरनी का ही एक और पुस्तक है फतवा ए जहांदारी, ये भी इसी का जलालुद्दीन बरनी का ही पुस्तक। और बात करें यहाँ पर इब्न बतूता, आप लोग पता है इब्न बतूता का पुस्तक है रहेला पुस्तक, तो रहेला पुस्तक इब्न बतूता का है। और यहाँ पर बात करें हम लोग इब्न बतूता का, तो ये कहाँ का यात्री था, आप लोग याद रखिए ये यात्री था कहाँ का, तो मोरक्को का यात्री था। और ये जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। उसके बाद बात करें यहाँ पर अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो आप लोग को पता है कि टोटल 7 सम्राटों के मतलब दरबार में रह चुके हैं, लेकिन अगर अस्थायी रूप से अगर इसको कोई दिया था स्थान तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अच्छी मतलब इसको स्थान मिला था। उसके बाद ये इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसको हम लोग जानते हैं तोता ए हिंद के नाम से। और ये कितने दरबारों में रहा था, टोटल 7 दरबारों में, मतलब बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक टोटल 7 राजाओं के दरबार में ये रुके थे अमीर खुसरो जी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 14, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना कि कौन सा विद्रोह जब वो सबसे पहले हुआ था। आप लोग याद रखिएगा जो बंगाल का सिपाही विद्रोह है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बात करें हम लोग बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये 1806 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था। और ये अभी जस्ट बताया हूँ बंगाल के सिपाही विद्रोह जो वो 1764 ईस्वी में हुआ था। और कच्छ का विद्रोह जो हमारा यहाँ पर है वो हुआ था, कच्छ का विद्रोह जो हुआ था वो 1819 ईस्वी से 1819 ईस्वी से 31 ईस्वी तक चला था ये कच्छ का विद्रोह। और बात करें यहाँ पर कोल विद्रोह का, तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 से 32 तक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहले विद्रोह हुआ इन सारा ऑप्शन के अनुसार वो हो जाता है बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये कथन जो है 1857 क्रांति के समय का ये कथन है किसका, तो आप लोग याद रखिए टेलर और आउटरम। तो टेलर और आउटरम के द्वारा ही 1857 क्रांति को कहा गया था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो ये कहा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर सर जॉन लॉरेंस का, तो सर जॉन लॉरेंस ने जो कहा था 1857 क्रांति के बारे में इसने कहा था कि ये जो हमारा 1857 क्रांति है ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। तो ये किसका द्वारा कहा गया था, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था कि 1857 क्रांति जो हमारा ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। ये हमारा यहाँ पर रिज है, रिज महोदय के द्वारा कहा गया था कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। ठीक है, तो रिज ने 1857 क्रांति के बारे में कहा था कि यह जो युद्ध है वो ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर टी आर होम्स का, तो टी आर होम्स के तो कहना था कि यह जो क्रांति है 1857 की क्रांति वो सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। ठीक है, तो ये इस प्रकार यहाँ पर चारों का कथन अलग अलग था 1857 क्रांति में। इसको आप लोग को डिटेल में बता दें, एक बार फिर से आप लोग सुन सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो आप लोग याद रखिए पाकिस्तान का जन्मदाता जो कि जस्ट आप लोग को पहले बताया था कि जो मार्ले मिंटो सुधार था उसी के तहत आप लोग को बताया था वहाँ पर कि मिंटो जो हमारा इसी को जो पाकिस्तान का जन्मदाता कहा जाता है वो किसके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पाकिस्तान को जन्मदाता माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 17 और इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को प्रश्न 17 में कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। तो आप लोग याद रखिए जब मद्रास महाजन सभा जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिए 1884 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो शामिल थे वो हमारा जी सुब्रमण्यन जी हो गया, पी आनंद चार्लू हो गया और बी राघवाचार्य, ये सभी शामिल था। और लेकिन एम.जे. रानडे की बात करें तो ये इसमें शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी जो हिमालय जैसी भूल बताई। तो आप लोग को याद है कि असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1922 ईस्वी में एक चौरा चोरी कांड हो गया। तो इसी के तहत जो है महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ये हमारा हिमालय जैसी भूल बताई, किसको, असहयोग आंदोलन। किस घटना के बाद, तो चौरा चोरी कांड की घटना के बाद। और ये कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा चौरा चोरी कांड जो हुआ था ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को।
नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो भगत सिंह का स्मारक जो है वो फिरोजपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोजपुर। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कहाँ पर फांसी दिया गया था। लाहौर में चोरी छिपे फांसी दिया गया था। उसके बाद इसका अंतिम संस्कार जो है वो फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में किया गया था। कहाँ पर? फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में किया गया, इसीलिए यहाँ पर भगत सिंह का स्मारक बना हुआ है फिरोजपुर में। तो याद रखिए आप लोग। और इसी दिन 23 मार्च के दिन ही जो हमारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है, इसका शहीद दिवस भी मनाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए शहीद दिवस अगर कब मनाया जाता है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। वो किसके याद में? तो महात्मा गांधी के याद में। लेकिन अगर पूछा जाए भगत सिंह स्मारक, भगत सिंह जो हमारा राजगुरु है और सुखदेव, वो इसका शहीद दिवस मनाया जाता है, वो 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो इस याद रखें बोलो, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में जो बिहार का शासक था वो शक्र सिंह था, जिसने भाग लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 21 के पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखिएगा, जब पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे उसके पद पर नियुक्त किया गया था किसको? तो याद रखिए चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 22। इसमें पूछा जा रहा है, ये आप अपना प्रश्न जवाब आ गया यहाँ पर किसका? ज्योग्राफी का आ गया। यहाँ तक हमारा हिस्ट्री का प्रश्न था, लेकिन अब आ गया ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर 22 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो याद रखिए जो हमारे यहाँ पर बास्पोरस जल मध्य है, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बास्पोरस जल मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। अगर बात करें यहाँ पर पाक जल मध्य का, तो पाक जल मध्य जो किसके किसके बीच है, तो आप लोग याद रखिएगा ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच जो हमारा पाक जल मध्य है। उसके बाद यहाँ पर है मलक्का जल मध्य। तो आप लोग याद रखिए मलक्का जो जल मध्य है, ये है किसके किसके बीच? तो आप लोग याद रखिए जो हमारा अंडमान सागर हो गया उसके, और जो हमारा दक्षिण चीन सागर है इसके बीच है। तो अंडमान और दक्षिण चीन सागर के बीच हो गया हमारा मलक्का जल मध्य। और बेरिंग जल मध्य की बात करें तो ये हमारा जो अमेरिका का अलास्का है भाग, अलास्का और जो हमारा रूस है, इनको अलग करता है कौन? तो बेरिंग जल मध्य ये अलग करता है। तो यहाँ पर हम लोग चारों ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 23 ही पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो हमारा यहाँ पर एक गोलार्ध बना लेते, ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया हमारा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है याद रखिए 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। लेकिन विषुवत रेखा पर दिन रात जो बराबर होता है वो कब होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारा है वो विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का सबसे बड़ा दिन हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, और 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर दिन होता है विषुवत रेखा पर। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न था दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये 22 दिसंबर को होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर है प्रश्न संख्या 24 है। इसमें पूछा जा रहा है कि दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो दो समांतर भ्रंशों के बीच जो उठे हुए भाग है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है आप लोग को कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है। तो दोमट मिट्टी हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें कि जो हमारा यहाँ पर बालू का कण का अनुपात जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन बात करें यहाँ पर जो हमारा मृतिका की मात्रा जो है वो कम हो। तो बालू के कणों का अनुपात अधिक होगा और मृतिका की मात्रा कम होती है, इसे हम लोग बोलते हैं दोमट मिट्टी। मृतिका यहाँ मिट्टी समझना है, तो उसमें बालू के कणों की मात्रा अधिक होगा और मृतिका की मात्रा कम होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दोमट मिट्टी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 26वां प्रश्न है। इसमें कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है वो चुनना है। एक साइड में अपना पवन है और दूसरे साइड में देश है, तो मिलान करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर सेंटा आना, तो सेंटा आना पवन जो है वो कैलिफोर्निया देश में बहती है। ये कथन जो है मतलब ये जो दिया गया है मिलान, ये सही दिया गया है कि हमारा जो सेंटाना पवन है वो कहाँ बहती है, तो ये कैलिफोर्निया में बहती है, ये सही है। उसके बाद अपना यहाँ पर हबूब पवन है, हबूब पवन ये सूडान में बहती, ये भी सही है। तो यामो पवन जो है यामो, ये जापान का पवने हैं, ये भी सही है। लेकिन बात करें मिस्ट्रल का,
तो मिस्ट्रल पवने जो है ये ऑस्ट्रेलिया का ना होकर ये कहाँ बहती है, तो ये जो मिस्ट्रल पवन है ये भूमध्य सागर जो आप लोग जानते हैं, इस प्रकार का भूमध्य सागर है हमारा। इसके जो है उत्तर पश्चिम भाग, इसका उत्तर उधर हो गया पश्चिम भाग, तो इधर हो गया उत्तर पश्चिम भाग। तो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्पेन है और क्या कहते हैं फ्रांस है। स्पेन फ्रांस जैसे देश जो है वहाँ पर ये मिस्ट्रल हवाएं चलती है, ठीक है। तो मिस्ट्रल हवाएं ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, कहाँ बहती है, भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग में, जैसे कि स्पेन हमारा, फ्रांस हो गया, ये सभी देश में चलती है। तो ये पर यहाँ पर मिलान ये गलत दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जब हवाएं चलती है स्थानीय पवन, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिग फील्डर। ब्रिग फील्डर जो बोलते हैं कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ बहती है, तो आप लोग याद रखें, ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल है विक्टोरिया मरुस्थल, तो उसी में चलती है ब्रिग फिल्टर, जो कि एक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन कहलाता है, ठीक है। तो ब्रिग फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में हो गया। और मिस्टल आप लोग को बता दें जो हमारा स्पेन फ्रांस हो गया वहाँ पर बहती है। ये हमारा मिस्टेक बोला था, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। बाकी बात यहाँ पर देख सकते हैं और सब पवन है जो कि यहाँ पर देश से कनेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 27, इसमें आप लोग को एक साइड में देश है और दूसरे साइड में मुद्रा है, तो इसमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें। तो बहरीन जो हमारा, आप लोग को पता है कि बहरीन का जो राजधानी होता है वो मनामा होता है, बहरीन का राजधानी मनामा होता है, और इसका मुद्रा जो वो दिनार है। तो ये कथन हमारा सही है। मंगोलिया के राजधानी आप लोग को पता है उलान बटोर होता है, मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर, और इसका मुद्रा तुगरिक है, ये भी सही है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर होता है और इसका मुद्रा जो है वो रिंगिट है, ये भी सही है। लेकिन इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम होता है और इसका मुद्रा जो है वो डॉलर नहीं होता है बल्कि न्यू शेकेल होता है। क्या होता है, न्यू शेकेल मुद्रा किसका है, तो इजराइल का मुद्रा है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक दिया था मिलान, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इजराइल का मुद्रा जो है वो न्यू शेकेल है और इसकी राजधानी कहाँ है, जेरूसलम है। और डॉलर मुद्रा आप लोग को पता है कहाँ का, अमेरिका का हो गया डॉलर, और बहुत सारे देश का जो है डॉलर मुद्रा है। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 28। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 28 में कि सिंधु घाटी जो हमारा यहाँ पर, सिंधु घाटी नहीं, सिंधु अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप लोग को पता है सिंधु नदी जो कि अरब सागर में गिरता है, पूछा जा रहा है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ। तो आप लोग को पता है कि इसका सभी का जो हमारा सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, और एक नदी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीनों जो तिब्बत के से निकलती है, तिब्बत में एक क्या कहते हैं पठार है, वहीं से ये सभी निकलती है नदियाँ। बात करें यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो कैलाश हिमानी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, कैलाश हिमानी जो कि तिब्बत में स्थित है, वहीं पर सिंधु नदी का क्या है उद्गम स्थल, लेकिन गिरती कहाँ थी, अरब सागर में गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 29, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि एक सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना। एक साइड में आप लोग का कुछ स्थान दिया गया, वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस धातु के लिए, किस धातु के उत्पादन के लिए, तो उससे मिलान करना है। तो हमारा खेतरी जो है यहाँ पर, खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही मिलान दिया गया है। फिर नवेली जो हमारा, नवेली नवेली किस लिए प्रसिद्ध है, ये लिग्नाइट के लिए है, ये भी हमारा मिलान एक बी का 2 हो जाएगा। फिर जादूगोड़ा हमारा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इस पर मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, देख सकते हैं, 1 का हो गया 1, 1 का 1, 2 का 2, और 3 का 4, और 4 का 3 हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अगर आप लोग मिलान कर सकते हैं, आप लोग पता है जो हमारा खेतरी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध, नवेली लिग्नाइट के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम, और कुद्रेमुख लोहा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30, और प्रश्न संख्या 30 में लोगों को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं, इनमें से कौन सा कार्यक्रम जो सम्मिलित नहीं है गरीबी रेखा से नीचे के लिए। तो याद रखिएगा आप लोग, गरीबी मतलब रेखा से नीचे करने का मतलब हो गया हमारा बीपीएल, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, तो मतलब गरीबी रेखा से नीचे, तो ठीक है। तो इसके तहत जो है हमारा, जो हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं NSAP। इसके तहत जो है निम्नलिखित 5 योजनाएं या कार्यक्रम शामिल। तो कौन कौन सी 5 योजनाएं शामिल है, एक बार सुन लीजिए। इसमें जो है सबसे पहले हमारा हो गया इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, जो गाँव में वृद्धा पेंशन दिया जाता है, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना हो गया। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युवा पेंशन योजना था, फिर इंदिरा गांधी निःशक्ता पेंशन योजना था, और राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, और अन्नपूर्णा, ये सभी शामिल है इसमें। लेकिन बात करें यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम ये तो शामिल है इसमें, अन्नपूर्णा भी शामिल है, लेकिन महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये शामिल नहीं है इसमें। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और जो हमारा यहाँ पर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, ये जो है किसका एक उपघटक है, तो आप लोग याद रखिए ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये इसमें सम्मिलित नहीं बल्कि ये ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है, ये वाला हमारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 31, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 31 में इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया? तो इसमें कौन सा जो जिसमें कि जो स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसमें उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आप लोग को बता दूं, ये जो स्टार्ट किया गया स्वयं सहायता समूह विचार दिया गया था, वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग जाने तो इसको जो है इसको प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को जो है ना शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये बांग्लादेश के, और आप लोग को पता है कि अभी बांग्लादेश में जो क्या हुआ है, तो बांग्लादेश में जो हमारा शेख हसीना की जो सरकारें थी, प्रधानमंत्री थे शेख हसीना जी, वो अभी भाग के अपने इंडिया में आकर बसी हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो अब सरकार बन गया है वो मोहम्मद यूनुस का ही सरकार बन गया है। ठीक है, और भी याद रखिएगा 1976 ईस्वी में इन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की भी शुरुआत इसी ने किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 32, इसमें लोगों को पूछा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तब याद रखिए मध्याह्न भोजन हेतु जो प्रबंध किया जाता है और वित्तीय व्यवस्था जो की जाती है वो की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है आप लोगों की समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे यहाँ पर परिवार नियोजन है वो इसमें से सम्मिलित नहीं, इसलिए राइट आंसर का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 34, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग की भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पा जाता है प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि काली क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा देखिए तो कोयला उत्पादन भी हो जाएगा और कच्चा तेल उत्पादन भी हो जाएगा। इससे काली क्रांति जो हम लोग कहते हैं वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई कच्चा तेल उत्पादन भी और कोयला उत्पादन, इसलिए इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन कौन सा हो जाएगा? तो मत्स्य उत्पादन में हमारा हो जाता है कौन सा? तो नीली क्रांति हो गया। सरसों उत्पादन में आप लोग को पता है कि पीली क्रांति बोलते हैं। और याद रखिएगा आप लोग जो हमारा हरित क्रांति वो खाद्यान्न उत्पादन से है। ग्रे क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति हो गया झींगा उत्पादन या फिर प्याज उत्पादन से। झींगा ही कौन सा? झींगा मछली उत्पादन है। और बात करें हम लोग नीली क्रांति जस्ट बता दें मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति हो गया टमाटर और मांस उत्पादन से। फिर श्वेत क्रांति हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार हमारा जो इस प्रश्न का राइट आंसर काली क्रांति वाला हो जाएगा, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या फिर पेट्रोलियम रहेगा तो वो भी आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 36 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111वां है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 111। नेक्स्ट प्रश्न पर 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डू बिस्मैन को जो वो रसायन के लिए रसायन के लिए जो हमारा नोबेल पुरस्कार वो नहीं मिला है। बाकी बात यहाँ पर देख सकते हैं लुई ई ब्रूस हो गया, मोंगी जी बारबेडी हो गया और अलेक्सी एल नेकीमोव हो गया, ये सभी को मिला है किसके लिए? रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार। लेकिन बात करें यहाँ पर डू बिस्मैन का, तो इसको जो मिला है क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार, इसको मिला है किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है डू बिस्मैन को। और बाकी बात ये तीनों ऑप्शन जो इसमें रसायन के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 38, इसमें लोगों को पूछा जा रहा है कि एशियन गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो एशियन 2023 में भारत ने जो अपना पहला पदक जीता था वो जीता था शूटिंग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा शूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न पर एक प्रश्न संख्या 39 में लोग पूछा जा रहा है कि
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या यहाँ पर 40। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? तो ये क्या है 6.7%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिहार। तो हमारा यहाँ पर 41 तक प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 42, और प्रश्न संख्या 42 हमारा यहाँ पर है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो आप लोग याद रखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान जो है वो फिनलैंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फिनलैंड। और भारत की बात करें तो हम लोग भारत का जो स्थान है इसमें वो आप लोग याद रखिएगा, भारत का स्थान 112वां है। कौन सा है? तो 112वां है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 43 की विश्व आर्थिक मंच WEF जिसको बोलते हैं कि बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था दावोस में। और आप लोग को पता है कि दावोस कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया दावोस स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल कहाँ? ये कनाडा में। और आप लोग को पता है कि यहीं पर जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ये ओजोन परत के बचाव से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस पर आप लोग ये देख सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी हमारा मैड्रिड है। मैड्रिड स्पेन में है। हिरोशिमा आप लोग को पता है जापान में। और यहाँ पर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था, पहला परमाणु बम ये हिरोशिमा में ही गिराया था। और उसका नाम था वो क्या था? तो आप लोग याद रखिए उसका नाम था लिटिल बॉय। का नाम था लिटिल बॉय है। और ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और दूसरा परमाणु बम जो गिराया था 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को वो नागासाकी पे गिराया गया था, जो कि जापान में ही है। और वो जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। तो इस पर आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 में प्रश्न है कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नामित किया गया शाहरुख खान जी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 में पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो सारथी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कृषि मंत्रालय के द्वारा ही क्या लॉन्च किया गया? तो वो साथी पोर्टल। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि के वान थोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा के वान थोंग जो राष्ट्रपति बने हैं वो वियतनाम के बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया वियतनाम। और अगर बात करें हम लोग वियतनाम का राजधानी का, तो वियतनाम का राजधानी आप लोग याद रखिए वो हनोई है। और अगर इसका मुद्रा की बात करें तो वियतनाम का मुद्रा होता है डोंग। क्या होता है? डोंग। राजधानी हो गया हनोई और इसका मुद्रा है डोंग वियतनाम का। और वियतनाम का आप लोग याद रखिए यहाँ पर जो अभी प्रधानमंत्री है वो फार्म सिंह ची बने हैं। कौन? फार्म सिंह ची बने हैं। और अगर बात करें हम लोग म्यांमार का, तो म्यांमार का राजधानी जो है नए पैताब है। और उसका मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आप लोग याद रखिए म्यांमार का वो क्यात होता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर क्यूबा का, तो जो हमारा क्यूबा है इसका राजधानी हो गया हवाना और इसका मुद्रा हो जाता है पीसो। क्यूबा का राजधानी हवाना और मुद्रा पीसो। जापान की बात करें तो जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो है। और इसका मुद्रा क्या है? एन है। और इसका संकेत दिया है एन का, इस प्रकार संकेत होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 47। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर प्रतिशत पूछा जा रहा है, सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण किस राज्य में? तो आप लोग याद रखिए ये जो है सर्वाधिक प्रतिशत वो मिजोरम में है। लेकिन मिजोरम तो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस कहाँ पर पाया जाता है वन क्षेत्र में पूछा जाता है कितना सर्वाधिक क्षेत्र वाला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो वो मध्य प्रदेश होता है। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम होगा। और मिजोरम यहाँ पर ऑप्शन नहीं, तो दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है मिजोरम के बाद दूसरे स्थान पे ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य में। अगला प्रश्न 48 में प्रश्न है। 48 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2023 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 49 पूछा जा रहा है कि पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है?
पुस्तक जो हमारा यहाँ पर द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, इसका लेखक जो है वो रूपा पाई जी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। 50 नंबर प्रश्न अपने यहाँ पर है कि 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आप लोग याद रखें 21वीं जो हमारा एशियाई गेम्स है इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा इसका आयोजन किया जाएगा। 21वीं पूछा जा रहा है, आप लोग को पता है कि जो हमारा 19वीं एशियाई गेम्स हुआ है वो 2022 में कहाँ हुआ है, तो वो चीन के होंगजाओ में हुआ है। और फिर आप लोग याद रखिएगा 20वीं एशियाई गेम्स जो है वो 4 साल बाद होगा, 2026 में होगा, वो जापान में होगा। फिर आप लोग याद रखिएगा जो हमारा 21वीं एशियाई गेम्स जो यहाँ पर पूछा गया वो 2030 में होगा, और वो कहाँ पर होगा, कतर में होगा। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो हम लोग 22वीं एशियाई गेम्स की बात करें जो कि 4 साल बाद 2034 में होगा, वो कहाँ होगा, तो वो सऊदी अरब में होगा। इस प्रकार हमारे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पर 21वीं एशियाई गेम्स पूछा गया था। और जस्ट अभी आप लोग को पता है कुछ जो हमारा महीना पहले हुआ है वो चीन के होंगजाओ में हुआ था, वो 19वां एशियाई गेम था, और क्या हुआ था, 2022 में ही हुआ है। ठीक है, तो हमारा 2 साल हो गया 2022 का, फिर अब 26 में होगा जो कि 20वीं होगा, और उसके बाद 21वीं होगा कब, तो वो होगा कब, 30 में होगा, 2030 में। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 51 की जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव होता है। तो आप लोग याद रखिए तरंगदैर्घ्य इसका परिवर्तित हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर आवृत्ति का, तो आवृत्ति जो है कभी चेंज नहीं होता है अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति क्या होता है, वो परिवर्तित होता है। मौके पर हमारे यहाँ पर है तरंगदैर्घ्य हो गया, चाल हो गया, ये सभी क्या होता है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 52 और प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि असाई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा असाई पद्धति में टोटल 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। और 7 मूल मात्रक जो वो कौन कौन सा था आप लोग ध्यान से सुनिए। एक तो हमारा लंबाई हो गया जिसका का असाई मात्रक मीटर हो गया, फिर हमारा दूसरा द्रव्यमान है जिसका कि असाई मात्रक किलोग्राम हो गया, फिर तीसरा हमारा समय है जिसका कि असाई मात्रक सेकेंड हो गया, फिर विद्युत धारा है इसका असाई मात्रक एम्पियर, ताप का हो गया केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा एक हमारा है उसका ऐसा मात्रक मोल होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मोल किसका ऐसा मात्रक है, तो वो पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 53, इसमें आपको पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 53 में कि निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, वनीला हो गया, लौंग हो गया, ये सभी हमारा प्राकृतिक सूचक ही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4, तो इन सभी का जो हमारा प्रयोग है प्राकृतिक रूप से वो अम्लीय या क्षारीय होने के लिए कर सकते हैं हम लोग प्राकृतिक सूचक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 54 की फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारा है वो कार्य करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर हिंदी में बोलते हैं हम लोग संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 55, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा यहाँ पर बर्तन है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो हम लोग बर्तनों को चमकीला बनाते हैं वो कौन सा परत चढ़ा के, तो वो जिंक ऑक्साइड के परत चढ़ाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं बर्तनों को चमकीला बनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का परत चढ़ाते हैं किस पे, बर्तनों पर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 56 पूछा जा रहा है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो कौन सा इसमें मेढक से संबंधित असत्य कथन है ये यहाँ पर बताना। तो त्वचा से सांस लेता है, ये सही है। शीत रक्त प्राणी होता है, तो ये भी सही है। वो जो हमारा मेढक शीत रक्त प्राणी होता है, लेकिन बात करें तो वो अपना जो तापमान वो वातावरण के अनुसार चेंज कर लेता है। और बात करूँ कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत दिया गया, कायांतरण में आंत बड़ी नहीं होती बल्कि छोटी हो जाती है। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही दिया गया था। यहाँ पर हमारा सी कथन गलत दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 57 की निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने की दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। तो ये पाई जाती है एलिथ्रिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। एलिथ्रिन दवाई का प्रयोग हम लोग जो हमारा एलिथ्रिन रसायन है इसका प्रयोग मच्छर भगाने वाले दवाओं में किया जाता है प्रयोग एलिथ्रिन का। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट का जो मान होता है आप लोग याद रखिएगा वो 1000 किग्रा CO2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 किग्रा CO2। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 59 पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा
ऑक्सीजन होता है तो मानव शरीर का भाग का लगभग नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर प्रश्न संख्या 60 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित करना यहाँ पर तो हमारा मैग्नीशियम किस लिए प्रयोग करते हैं, तो आप लोग याद रखें मैग्नीशियम का प्रयोग हम लोग आतिशबाजी का जो हमारा मटेरियल होता है, जैसे कि हो गया हमारा हमारा जैसे हो गया पटाखा हो गया, और फिर याद रख सकते हैं हमारा जो बहुत सारा रॉकेट वगैरह होता है उसको हम लोग आतिशबाजी के क्षेत्र में रखते हैं और उसको में मैग्नीशियम का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट जो हमारा यहाँ पर ये एक सुमेलित है, ये सुमेलित दिया गया, राइट सुमेलित है। फिर हमारा बी यहाँ पर मैग्नीज का प्रयोग फर्टिलाइजर में करते हैं, तो मैग्नीज का प्रयोग हम लोग फर्टिलाइजर में करते हैं, ये भी यहाँ पर हमारा जो कथन है वो सही ही दिया गया है। और बात करें हम लोग यहाँ पर जो हमारा टंगस्टन है, टंगस्टन का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं, ये भी सही है। बात करें हम लोग तांबा का, तो तांबा का प्रयोग हम लोग गैल्वेनीकरण में नहीं करते हैं। तो आप लोग को पता है गैल्वेनीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में, मतलब परत जो चलाते हैं वो जिंक का परत चलाते हैं, न कि तांबा। तो ये हमारा गलत मिलान दिया गया, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है, तो वो श्वेत फास्फोरस जल उठता है स्वतः। अगर हम लोग इसको अंधेरे में या वायु में रखते हैं तो ये स्वतः क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 62 प्रश्न संख्या 62 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या यहाँ पर 63 पूछा जा रहा है आप लोग को कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं होती है, तो इसमें कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है यह प्रभावित नहीं होता। ये 78% हम लोग का सांस के रूप में लेते हैं, 78% वहाँ से निकालते भी हैं। अगर बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में 21% लेते हैं, लेकिन उधर से जब हम लोग लौटाते हैं तो इसमें 3% का कमी हो जाता है, मतलब 4% का कमी हो जाता है, मतलब 17% ही उधर से ऑक्सीजन लौट पाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लेते तो है 0.3%, लेकिन उधर से लौट कर 4.03%, मतलब इसका जो 4% क्या होता है मात्रा बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और जलवाष्प का भी क्या होता है कि जलवाष्प लेने के टाइम जो हम लोग लेते हैं जलवाष्प की मात्रा वो कितना लेते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा जलवाष्प तो हम लोग लेते हैं 0.5%, लेकिन जब छोड़ते हैं तो वो 6.2% छोड़ते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारा ये ऐसा तत्व है, सॉरी ऐसा गैस है जिसको हम लोग जितना लेते हैं उतना ही मात्रा में निकाल भी देते हैं, इसलिए इस यहाँ पर क्या हो गया प्रभावित नहीं हुआ नाइट्रोजन हमारा। वातावरण में नाइट्रोजन 78% है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो आप लोग को पता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाया जाता है, और सबसे बड़ा हड्डी फीमर है जो कि जांग में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया स्टेपीज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 65 पूछा जा रहा है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉस्टिक सोडा पूछा जा रहा है तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा NaOH। और यहाँ पर जो हमारा KOH ये कॉस्टिक पोटास बोलते हैं इसको, कॉस्टिक पोटास, और KNO3 को हम लोग बोल सकते हैं पोटासियम नाइट्रेट, और NaHCO3 आप लोग पता है ये खाने वाला सोडा है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 66, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी पर जो सबसे भारी तत्व है यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो वो यूरेनियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो गया यूरेनियम जो पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व है। और अगर पूछें सबसे हल्का तत्व की, तो आप लोग याद रखिए सबसे हल्का तत्व जो हमारा वो है पृथ्वी पर वो कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए ऑप्शन यहाँ पर धातु पूछा जाए सबसे, तो जो हमारा धातु सबसे हो जाएगा भारी पृथ्वी पर वो हो जाएगा ऑस्मियम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑस्मियम जो हमारा है पृथ्वी पर सबसे भारी क्या है धातु है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 67, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं, इनमें से कौन तना का उदाहरण नहीं ये बताना है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आलू ये तो तना है, गन्ना जो हमारा ये भी तना है, अदरक भी हमारा तना है, लेकिन बात करें शकरकंद का ये तना नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो गया, शकरकंद एक जड़ है। और भी जैसे हमारा गाजर हो गया, सलजम हो गया, ये सभी जड़ का उदाहरण है ना कि तना का उदाहरण है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अभावजन्य रोग उसे कहते हैं जो कि पोषक तत्वों का अभाव के कारण होता है। तो पोषक तत्वों का अभाव के कारण होने वाला रोग जो हमारा है वो अभावजन्य रोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 69 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 69 में कि
मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आप लोग याद रखें, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो हमारा वो प्लीहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, प्लीहा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 70, और इसमें पूछा जा रहा है कि वस्त्र निर्माण उद्योग में जो हमारा प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? तो वस्त्र निर्माण प्रयोग में लाए जाने वाला ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत जो पादप नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो गया, संश्लिष्ट तंतु। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न का 71 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा जो आनुवांशिक रोग नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा डोमेंशिया है ये हमारा आनुवांशिक रोग नहीं है। मुख्य बात हीमोफीलिया, वर्णांधता और टर्नर सिंड्रोम, ये सभी हमारा आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 72 कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को जो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो गया, कार्बोहाइड्रेट। फिर हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में पूछा जा रहा है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अश्रु गैस कौन सी गैस होती है? तो अश्रु गैस हमारा यहाँ पर होता है, आप लोग याद रखिएगा, अमोनिया। तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है अश्रु गैस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 74 में प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो यह भंडारित जो होता है वो यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, वहाँ पर भंडारित होता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न के 75 इसमें पूछा जा रहा है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आप याद रखिए H9N2, या फिर और भी एक नाम है जो हमारा जो हमारा यहाँ पर है, याद रखिएगा आप लोग, H5N1, ये भी हमारा बर्ड फ्लू ही है। और हमारा यहाँ पर दिया गया H9N2 इन्फ्लुएंजा, ये भी बर्ड फ्लू का ही वायरस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बर्ड फ्लू से संबंधित ये वायरस हमारा। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारा यहाँ पर दो वायरस हो गया, एक तो H9N2 हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, और हमारा H5N1 होगा। ये दोनों हमारा बर्ड फ्लू से संबंधित है। और अगर बात करें हम लोग स्वाइन फ्लू से संबंधित, जो हमारा वो H1N1 होता है। तो H1N1 जो हमारा है वो किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू से। और हमारा H9N2 एंड H5N1 जो वो बर्ड फ्लू से संबंधित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो गया, बर्ड फ्लू। इस पर हम लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं, और आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। और कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा साथियों। और यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पूरा समझाए, ताकि समझ में आ जाए और आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार पूर्ण अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।